नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज की सबसे बड़ी और सबसे एक्सक्लूसिव खबर लद्दाख से आई है, जहां भारत के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने पहली बार आज तक के कैमरे पर चीन के पीछे हटने की इनसाइड स्टोरी बताई है। आज आपको पता चल जाएगा कि एलएसी पर उल्टे पांव क्यों भागा चीन। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमेशा दादागिरी करने वाले चीन के तेवर अचानक ढीले पड़ गए। भारत के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी आज चीन के पीछे हटने की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है। इसके साथ ही मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने भारत की हिम वीरांगनाओं का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। ये भारत की वो नारी शक्ति है जो -40 डिग्री के तापमान पर भी दुश्मन का डटकर मुकाबला करती है। इन वीरांगनाओं की बातें आज पूरे देश को सुननी चाहिए। इसके अलावा आज देश में टूल किट जीवियों पर भी बहुत चर्चा हो रही है। ये वो लोग हैं जो भारत विरोधी टूल किट के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। इसीलिए पुलिस भी इस टूल किट के एक एक पुर्जे को टेस्ट कर रही है। पुलिस ये ढूंढ रही है कि टूल किट के पीछे असली दिमाग किसका था। षड्यंत्र की गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा था। इन सवालों के जवाब निकिता जेकब से मिल सकते हैं, क्योंकि टूल किट मामले की जांच के हर मोड़ पर निकिता ही खड़ी हुई दिख रही है। वैसे तो आज निकिता को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम ट्रांजिट जमानत मिली है और इससे फिलहाल निकिता को 10 दिन का समय मिल गया है। लेकिन इससे जांच की उस दिशा पर फर्क नहीं पड़ेगा जिसका फोकस निकिता जेकब पर है। इस केस की नई जानकारियां आपको हम देंगे। भारत में किसान आंदोलन को देखकर पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था और भारत को ज्ञान देने लगा था। लेकिन अब पाकिस्तान में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली कर दी और इमरान खान के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पुरानी हिंदी फिल्म वक्त का डायलॉग है, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। दूसरों पर पत्थर फेंकते हुए पाकिस्तान के शीशे कैसे टूट गए ये दिखाएंगे। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। तेल के दामों में आग लगी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का दैनिक कार्यक्रम जारी है। आज पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो श्रीगंगानगर में सामान्य पेट्रोल की कीमत भी 100 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर है। लगातार बढ़ते दामों से कोई राहत नहीं मिल रही। इसका असर यह है कि महंगाई वाला दर्द भी बढ़ रहा है। लेकिन आज खबरदार में सबसे पहले वो सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो लद्दाख में चीन के पीछे हटने की असली वजह आपके सामने रखेगा। आपको पता चल जाएगा कि चीन के दादागिरी वाले तेवरों को भारत ने कैसे ढीला किया। जहां भारत के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने पहली बार आज तक के कैमरे पर चीन के पीछे हटने की इनसाइड स्टोरी बताई है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी करगिल युद्ध के हीरो हैं, वीर चक्र से सम्मानित हैं। लद्दाख में भारत का पूरा ऑपरेशन उन्हीं की कमांड पर हुआ है। उन्होंने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड पर पहली बार बातचीत की है और डिटेल्स शेयर किए हैं। ये इंटरव्यू उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो चीन के पीछे हटने के सबूत मांग रहे थे और पूरी प्रक्रिया के प्रति शक पैदा कर रहे थे। यह भारत के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी से बातचीत की है। हम लोग इस समय पूर्वी लद्दाख में हैं। तापमान 0 से 10 डिग्री कम। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है और मेरे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, वीर चक्र। आप आर्मी कमांडर हैं, नॉर्दर्न कमांड के। जनरल जोशी, अब जब चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना अपने खेमे में लौट रही है, इस समय जमीनी स्थिति क्या है? गौरव, इस समय हमारा डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चल रहा है जमीन पर, जो कि हमने एग्री किया था कि हम 10 फरवरी को शुरू करेंगे और एग्रीमेंट के हिसाब से 10 फरवरी को शुरू हो गया है। हमने ये एग्री किया था दोनों फौजों ने कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है ये हम 4 स्टेप्स में करेंगे। स्टेप 1 में जो हमने करना था कि जो हमारे टैंक और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो डिसएंगेज होंगी, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और पीपल लिबरेशन आर्मी ने, चाइनीज आर्मी ने अपना काम जो उन्होंने करना था डिसएंगेजमेंट का, वो उन्होंने बखूबी कर लिया है। स्टेप 2 और स्टेप 3 में हमने नॉर्थ और साउथ बैंक से जो हमारी इन्फेंट्री है उसको डिसएंगेज करना था और स्टेप 4 जो आखिरी स्टेप था उसमें हमने जो हमारे जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं रजांगदा और छिंगला की कैलाश रेंज के ऊपर, उसको हमने डिसएंगेज करना था। तो ये कार्रवाई चल रही है, दोनों तरफ अपना अपना हिस्सा निभा रहे हैं और हम हर स्टेप को वेरीफाई कर रहे हैं जी। जब दिन के आखिर में शाम के समय दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को हॉटलाइन भेजते हैं कि हमने आज दिन की कार्रवाई पूरी कर ली है, तो और अगले दिन हम सुबह बैठकर फ्लैग मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज की कार्रवाई क्या करनी है।
ठीक। अगर दिन के दौरान कोई ऐसी कार्रवाई है जिससे कि दोनों आर्मी सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने ये बंकर बनाया था इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है जो आपने करना चाहिए था, तो वो एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं और फिर वो मतलब एक दूसरे को कार्रवाई करके हम आगे की कार्रवाई बढ़ाते हैं। जनरल साहब, क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो, अगर हम इसको एरिया वाइज ले तो हम फिंगर 3 पर सीमित हो गए हैं, जबकि हमारी क्लेम लाइन फिंगर 8 है और चीन केवल फिंगर 8 के पीछे हटा है और हमको हमारे ही इलाके में उसने पीछे हटा दिया है, ऐसा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्रीमेंट है। हमें ये समझना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि हमारा क्लेम लाइन जो है एलएसी का वो फिंगर 8 के ऊपर है और जो चाइनीज आर्मी है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जितनी थी वो पूरी फिंगर 8 के पीछे जा रही है। इस सिचुएशन के दौरान उसने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। उसने बंकर बनाए थे, उसने हेलीपैड बनाए थे, उसने काफी सारे टेंटेज थे, उसके हजारों में ट्रुप्स वहां इस इलाके में थे। वो सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। पूरा जो भी लैंड फॉर्म है जो अप्रैल पिछले साल में था वापस उसको रिस्टोर कर रहा है और उसके ट्रुप्स फिंगर 8 के पीछे रहेंगे, यानी कि हमारी क्लेम लाइन से पीछे रहेंगे। दूसरा, वो फिंगर 8 के इस तरफ यानी कि जो इलाका हमारी क्लेम का है उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, ना कोई मिलिट्री एक्टिविटी ना कोई सिविल एक्टिविटी, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसका क्लेम लाइन फिंगर 4 तक है और वो भी अपने क्लेम लाइन तक पेट्रोलिंग नहीं करेगा। तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल जीत की सिचुएशन है। बहुत बड़ी बात की आपने कि ये भारत के लिए जीत की सिचुएशन है, लेकिन इस जीत के लिए जो 29-30 अगस्त का आपका ऑपरेशन था ऑप स्नो लेपर्ड, जिसमें हम लोग रिजांगला, रिचिंगला, गुरुंग हिल, मगर हिल पर आ गए थे, वहां से अब हम पीछे हटेंगे एज पार्ट ऑफ दिस डिसएंगेजमेंट। तो क्या हम बहुत ज्यादा उसको सीड कर रहे हैं अपने एरिया को, जबकि अभी तक ना गलवान सॉर्टेड है, ना हॉट स्प्रिंग सॉर्टेड है, ना डेप्सैंग सॉर्टेड है? हमने जो ये क्विड प्रो को एक्शन हमने 29 और 30 अगस्त को किया था, जिसमें हमने कि रिजांगला चिन्ना की हाइट्स ऑक्यूपाई की थी और जिसमें हमने साउथ बैंक और नॉर्थ बैंक के भी कुछ इलाकों को ऑक्यूपाई किया था, वो हमने इसलिए किया था ताकि हमको जो हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं चाइनीज आर्मी के साथ, उसमें हमको कुछ लीवरेज हासिल हो और ये लीवरेज की वजह से ही वो दोबारा वापस टेबल पर आया है, हमसे नेगोशिएट कर रहा है और इसी लीवरेज की वजह से आज ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हो रही है। तो क्योंकि अब बोथ साइड ने एग्री किया है कि हमने डिसएंगेज करना है, तो दोनों साइड वापस अपने पोस्ट में जाएंगे इस इलाके में और फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे बाकी इलाकों को रिजॉल्व करने के लिए। तो क्या उसके पास कोई इंसेंटिव है कि वो गलवान से या हॉट स्प्रिंग से या डेप्सैंग से पीछे हटे, जब हम हट ही चुके हैं? क्योंकि हम उसको डोमिनेट करते थे उसके मोल्डो गैरिजन को कैलाश रेंज से, अब हम नहीं करते, तो उसके पास इंसेंटिव क्या है कि वो 48 घंटे बाद बात करेगा? इसमें गौरव इंसेंटिव की कोई बात नहीं है। हमने जो लीवरेज अपने लद्दाख रेंज के ऊपर, कैलाश रेंज के ऊपर जो हमने अपना ऑक्यूपाई किया था, उसका हमारा मुद्दा था कि हम इस इलाके में नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो में, रिजांगला छिंदला में हम स्टेटस को एंटे को हासिल करें, वो हमने कर लिया है। बाकी इलाकों में सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल नहीं है। इसी इलाके में ट्रूप्स बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल बैठे हुए थे और सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती थी। तो हमारा मुद्दा ये था कि पहले हम इस इलाके को रिजॉल्व करें और हमने ये भी माना है कि जैसे ही यहाँ पे इस इलाके में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस खत्म हो जाएगा, हम 48 आवर्स के अंदर जो 10वां कोर कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग है वो करेंगे और हम इन बाकी एरियाज को रिजॉल्व करेंगे। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट है? भारत के लिए बड़ी जीत और भारत की मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिए क्या एक बड़ी जीत है? क्योंकि ये जो नेगोशिएशंस थे इसमें कोर कमांडर और आर्मी के अधिकारी शामिल थे, हालांकि एमईए के भी। तो क्यों चीन माना जो पहले नहीं मान रहा था? ये जो हमने कार्रवाई की 29-30 अगस्त को, वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब हमने जो लीवरेज हासिल किया, हम उसके पूरे जो उसके गैरिसन्स हैं, मोल्डो गैरिसन है, उसको हम डोमिनेट कर रहे थे और वो फिर उसके बाद बैकफुट पे हो गया और इसी वजह से वो दोबारा नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आया और फिर उसने नेगोशिएटिंग जो हमने की आखिरी 3 फ्लैग मीटिंग में, जो कि 29-30 अगस्त के बाद हुई हैं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, उसमें फिर वो कोशिश कर रहा था कि कुछ उसको फेस सेविंग मिले, लेकिन हमारा जो बॉटम लाइन था, जो एब्सोल्युटली क्लियर हमारे जो एम था कि हमने स्टेटस को एंटे अप्रैल 22 अचीव करना है, उससे कम हम किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। जैसे ही उसने ये यकीन कर लिया कि मतलब भारत मानने वाला नहीं है,
तो फिर वो ही बैक्ड आउट और देन द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस वाज एग्रीड एंड देन वी स्टार्टेड द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। और ये संकेत बहुत क्लियर है अब कि भारत अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा, चाहे वो डेप्सैंग में हो, डीबीएम में हो या डेमचौक में हो। एब्सोल्युटली, ये मैसेज उसको बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हो गया है कि हम एलएसी के ऊपर स्टेटस को यूनिलैटरली उनको चेंज करने नहीं देंगे, स्पेशली यूजिंग ऑफ फोर्स। ये उसने हर इलाके में जो हमारी कार्रवाई थी उसको क्लियर समझ आ गया है। उसको ये भी समझ आ गया है कि जो उसने कार्रवाई की वो उसका एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन था। जनरल जोशी, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई। आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड जनरल वाईके जोशी बहुत साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि यह भारत के लिए एक जीत है। नेगोशिएशन इस समय चल रहे हैं। पेंगोंग त्सो के बाद 48 घंटों के बाद अब चाहे वो डेप्सैंग का इलाका हो, गोगरा का हो, हॉट स्प्रिंग का हो, डेप्सैंग से डेमचौक की बातचीत अब आगे होगी, लेकिन भारत बहुत सशक्त है और कॉन्फिडेंट है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख आज तक। अब आपको आईटीबीपी की उन हिम वीरांगनाओं से मिलवाते हैं जो एलएसी पर तैनात हो चुकी हैं। ये वीरांगनाएं -40 डिग्री तक के तापमान पर भी डटी रहती हैं, लगातार पेट्रोलिंग करती हैं और दुश्मनों से देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं। जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं, उनका परिचय हम भारत की इस नारी शक्ति से करवाना चाहते हैं। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने लद्दाख में भारत की हिम वीरांगनाओं का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। हम इस समय भारत तिब्बत सीमा पुलिस की हिम वीरांगनाओं के साथ है। ये महिला पुलिसकर्मी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात रह चुकी हैं। इनमें ये पूरा एक प्लेटून है आईटीबीपी की महिला कर्मियों का और ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड हैं। आप इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और आप कहां पर डिप्लॉयड रह चुकी हैं? सर, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन हम अपना नाम नहीं बता सकते, पर हम बीओपी पे 3 महीने के लिए डिप्लॉयड रहते हैं सर। यानी इस समय जब भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ये जो आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन था, तो उस समय क्या आईटीबीपी जो अपने बीओपीज पे थी, तो उन बीओपीज पे क्या महिला कर्मी भी तैनात थी? बिल्कुल सर, हम अपने हिमवीर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वहीं पर खड़े रहते सर। टेंशन था, डर था? बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत तो रहता है, पर हमारे पास जोश बहुत था सर। ये बहुत अच्छी बात है, जोश बहुत था। और आप तो मुस्कुरा भी रही हैं मैम। आप भी क्या बीओपीज पे एलएसी पर तैनात रह चुकी हैं? जी सर, बिल्कुल सर। और कितने पीरियड के लिए आप तैनात रह चुके हैं? सर, वहाँ पे हम 3 मंथ्स के लिए होते हैं सर। उसके बाद हम अपने रोटेशन फिर वहाँ से फिर नीचे आ जाते हैं सर। फिर छुट्टी भी जाना पड़ता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है सर किसी का। फिर वहाँ से फिर एक्स्ट्रा मतलब रोटेशन के वाइज वहाँ फिर ड्यूटी के लिए जाते हैं सर आफ्टर 3 मंथ। तो बीओपी पे आपका टास्क क्या, जिसको बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, बीओपी पे आपका टास्क क्या रहता है? सर, बीओपी पे हम पेट्रोलिंग जाता है सर, और सर जवानों के साथ जो हमारा हिमवीर जो ड्यूटी करते हैं वो हम भी करते हैं सर, साथ शोल्डर टू शोल्डर साथ करके। तो फिर वही ड्यूटी है सर, जो सर हमारा जवान करते हैं सर वो हम भी करते हैं। इसमें कुछ महिला या ये हम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, आपसे बात कर सकते हैं? आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह की रहती है इस डिप्लॉयमेंट के लिए? हमारी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है क्योंकि हमें बहुत हाई एल्टीट्यूड पे रहना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं और आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो आप वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आप मैक्सिमम किस ऑल्टीट्यूड तक डिप्लॉयड रह चुकी है मैम? 15,000 हाइट एल्टीट्यूड में ड्यूटी किया था सर। आपने ड्यूटी किया है 15,000 पे 3 महीने के लिए? कोई प्रॉब्लम रही? प्रॉब्लम तो हम लद्दाख की है सर, इसलिए प्रॉब्लम नहीं रहता है। अरे वाह, तो हाँ मतलब आप तो डॉटर ऑफ द सॉइल है, मतलब यहीं की भूमि पुत्री हैं आप यहाँ की। हाँ सर। और 3 महीने आप भी डिप्लॉयड हाँ रही? सर, डिप्लॉयड। मैम, आपको कोई प्रॉब्लम? आप कहाँ की हैं और आप किस पोस्ट में थी? हम उत्तराखंड से हैं और हम जहाँ पे सारे हमारी पोस्ट हैं, जवान डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे हम। कोई प्रॉब्लम नहीं रही? नो सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फ्रंट रो से पीछे की तरफ भी चलते हैं। आपके इंस्पेक्टर ट्रेनिंग इस समय हमारे साथ है, इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह। इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह, इन पहाड़ियों में इस ऑल्टीट्यूड पे हम लोग के लिए तो चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और क्या महिला कर्मियों के लिए और पुरुष कर्मियों के लिए ट्रेनिंग में कोई फर्क रहता है? सर, हमारे जो आईटीबीपी में है
जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें महिलाओं और पुरुष में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। ये ही हमारी हिम वीरांगनाएं हमारे से कंधा मिलाकर हर जगह हर पहलू में हमारे साथ ये काम करती हैं। तो नहीं, जैसे फिजिकल फिटनेस हुआ, पहाड़ चढ़ना हुआ, रस्सा चढ़ना हुआ, तो वही मापदंड पुरुषों के लिए और वही मापदंड महिलाओं के लिए? जी सर, ये जो मापदंड पुरुषों के लिए वही महिलाओं के लिए, और ये हमारा दिनचर्या का काम है, ताकि हम इस काम को यहाँ पर पूरा करने के बाद अपने जो फॉरवर्ड पोस्ट पे जाते हैं तो उसके लिए हम शारीरिक और मानसिक तौर से फिट होकर के दिए हुए कार्य को पूरा कर सके। वेरी गुड। प्रॉब्लम अगर होती है तो किस तरह की प्रॉब्लम होती है? सर थोड़ा सा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, थोड़ा सांस लेने में हमें दिक्कत रहता है, पर हमें जो सर ट्रेनिंग दी जाती है उसमें हमें फिजिकली स्ट्रांग तो बनाया ही जाता है, मेंटली भी स्ट्रांग बनाया जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई मैम। ये जो मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता है इसको कैसे करते हैं? सर हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको हमें जैसे टेम्परेचर, हमें सर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे रहना है, जैसे 50 अराउंड पोस्टों पे हमारे -50 तक चला जाता है। तो आप रही हैं -50 तक में भी? -42 गया है सर मेरी। -42 गया टेम्परेचर? जी सर, दिसंबर था सर। और उसमें पेट्रोलिंग भी, सेंट्री ड्यूटी भी, क्या ड्यूटी रहती है? सर SRP LRP तो रहती हैं, और ड्यूटी SOs की जो ड्यूटीज होती हैं वो रहती हैं, और सर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी रहती है। ऑपरेशनल तो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, जैसे खाने पीने का बंदोबस्त एंड ऑल। तो लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब भी आपको देखना पड़ता है। लेकिन आपके हाथ में कार्बाइन है, आपके हाथ में इंसास है, तो क्या कोई फर्क होता है कि कौन कौन सा हथियार चलाएगा? कौन बताएगा? मैम आप मुझे बताएंगे, आपके पास इंसास है। जी सर, हमें इंसास इश्यू होती है, तो वैसे हमें बेसिकली से हर वेपन की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मुझे फिलहाल जैसे कि मैं प्लाटून में हूँ उस हिसाब से हमें वेपन दिए जाते हैं, इश्यू होते हैं जी। लेकिन मैम आपकी ड्यूटीज क्या क्या रही हैं पोस्ट पर जब आप तैनात थे? मोर्चे पे ड्यूटी देना। आपने मोर्चे पे ड्यूटी दी है? जी सर। क्या यहाँ पर किसी के साथ कोई ऐसा अनुभव हुआ कि आपने चाइनीज सोल्जर्स को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार देखा? वो किसने देखा? मैम आपने देखा चाइनीज सोल्जर्स को LAC के उस पार? हाँ जी सर, LAC पे हमारे चाइनीज सोल्जर सामने ही होते हैं। कई बार हमारी मुठभेड़ भी हो जाती है, लेकिन हम इतने स्ट्रांग और हमारा जज्बा इतना मजबूत होता है कि हम उनका डट के सामना कर सकते हैं, और किया भी है। तो मतलब महिलाओं के साथ भी क्या मुठभेड़ हुई है, या फिर पुरुषों के साथ मुठभेड़ हुई है और आप अपने मोर्चों पर थे? हमारे जवानों के साथ मुठभेड़ हुई, उस टाइम हम उनके साथ ही मोर्चों पे तैनात थे। आप भी मोर्चों पर तैनात थे। क्या फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी अब ITBP को दी जा रही है? जी सर, इनको सब ये तो हर रूटीन में आता है सर। हर प्रतिदिन जो है ये मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, ये हर महिला को सिखाया जाता है हमारे में। ठीक। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम हो, डिसएंगेजमेंट हो। लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि महिला पुलिसकर्मी भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर BOPs पर तैनात होती हैं। उनका भी वही दिनचर्या, वही रोटेशन, वही ड्यूटीज रहती हैं। हार्श क्लाइमेट पे भी, मतलब आप ये सोचिए -40 डिग्री तक तापमान जाता है, 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये तैनात रहती हैं। और ये एक इंस्पिरेशन है औरों के लिए कि इस क्षेत्र को, इस भूमि की रक्षा हर भारतवासी के लिए कितनी आवश्यक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लेह आज तक। भारत की शक्ति जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। कुछ लोग भारत की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, उसमें अपना योगदान जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत को तोड़ रहे हैं। टूल किट केस में अब तक कई नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस टूल किट के पीछे असली दिमाग किसका था? भारत विरोधी टूल किट का असली सूत्रधार कौन है? इस सवाल का जवाब निकिता जेकब से मिल सकता है। दिल्ली पुलिस की जांच का फोकस निकिता जेकब पर है। निकिता की भूमिका सबसे बड़ी और सबसे संदिग्ध मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 11 फरवरी को मुंबई में निकिता का घर सर्च किया था। निकिता से कई घंटे पूछताछ की गई थी। इसमें निकिता के पास से जो डेटा बरामद हुआ उसकी जांच की जा रही है। इसी से निकिता जेकब का रोल संदिग्ध होता दिख रहा है। निकिता पर शक है कि दिशा, शांतनु से लेकर खालिस्तानी समर्थकों तक वो सभी आरोपियों को जोड़ने वाली कड़ी है।
दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक, इन 3 चेहरों में टूल किट के पीछे असली दिमाग जिसका है वो निकिता जैकब को ही बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? इसे दिल्ली पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन से आप समझ पाएंगे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि टूल किट केस में निकिता जैकब कमिटेड ऑपरेटर, यानी इसका रोल सबसे अहम था और जो इसे मिला उसे पूरा करने के लिए ये पूरी तरह समर्पित थी। दरअसल 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने निकिता के मुंबई के घर पर तकरीबन 13 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान निकिता का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने सीज किया था। डिवाइस खंगालने पर काफी डेटा रिकवर हुआ, जिसमें निकिता की खालिस्तानी समर्थक MO धालीवाल की करीबी पुनीता से बातचीत, दिल्ली पुलिस की संदेह के दायरे में आए पीटर फेडरिक से बातचीत, ये ऐसी बातचीत थी जिसके बाद दिल्ली पुलिस निकिता पर शिकंजा कसने की तैयारी में थी। निकिता की भूमिका को लेकर ऐसे दावों को क्यों गलत नहीं कह सकते, इसे समझने के लिए उन लोगों से निकिता की कड़ियों को जोड़कर देखना चाहिए जो लोग टूल किट केस में आरोपी। जैसे इस मामले में दिशा रवि को निकिता जैकब ही लेकर आई, क्योंकि दिशा रवि ग्रेटा थनबर्ग को जानती थी, यानी निकिता ने दिशा रवि का इस्तेमाल ग्रेटा थनबर्ग के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने में किया। अब दूसरी कड़ी देखिए, निकिता जैकब एक ऐसे मेल का इस्तेमाल करती थी जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा था। ये वही खालिस्तानी समर्थक संगठन है जिसका मो धालीवाल नाम का टूल किट केस में है। अब तीसरी कड़ी देखिए, निकिता जैकब 11 जनवरी को उस जूम मीटिंग में भी थी जो जूम मीटिंग PJF और मो धालीवाल ने करवाई थी और इस मीटिंग में टूल किट की बातें तय हुई थी। जूम मीटिंग की बात निकिता मान भी चुकी। अब चौथी कड़ी देखिए, दिल्ली पुलिस के पास निकिता जैकब और उस पीटर फ्रेडरिक की व्हाट्सएप चैट है, जिस पीटर फ्रेडरिक का नाम टूल किट डॉक्यूमेंट में था और जो ISI के K2 डेस्क के भजन सिंह भिंडर से भी जुड़ा है। यानी टूल किट केस की जांच में हर दिशा में निकिता जैकब जरूर खड़ी दिख रही है। निकिता के बारे में ये सब जानकारियां उस डेटा से जुटाई गई हैं जो उसके घर में सर्च के बाद जब्त डॉक्यूमेंट्स और गैजेट्स से मिली। निकिता के डेस्कटॉप और मोबाइल से मिले 120 GB डेटा को खंगाला गया है। उसके मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, डेस्कटॉप से डिलीट चैट, मेल और डेटा को रिकवर किया गया। एक दूसरे से संपर्क के लिए ये सिग्नल, टेलीग्राम, सर्फशार्क, प्रोटोन VM और साइबर घोस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे। बातचीत कहीं लीक न हो जाए, इस पर सावधान रहते थे। दूसरे दिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को निकिता के घर पर फिर से रेड करने के लिए जाना था, लेकिन नीता गायब हो गईं। दरअसल निकिता को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि उनके घर से इतना डेटा रिकवर हो चुका है, इतने सबूत रिकवर हो चुके हैं कि दिल्ली पुलिस किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार कर सकती है। सवाल यह है कि अगर ये दोषी नहीं और सिर्फ एक्टिविज्म कर रहे थे तो बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और VPN बदलने की क्या जरूरत थी? इसीलिए निकिता जैकब को गिरफ्त में लेकर पूछताछ जरूरी है, लेकिन अभी इसमें देर है। निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल मिल गई है। 3 हफ्ते के लिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। 3 हफ्ते के अंदर निकिता दिल्ली की कोर्ट में जाकर राहत ले सकती है। निकिता की तरफ से सफाई दी गई कि उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन को सोशल मीडिया पर समर्थन दिया था। ग्लोबल लेवल पर इसकी डिटेल साझा की। हिंसा भड़काना उनका मकसद नहीं था। टूल किट में दी गई जानकारी अलग अलग सोर्स से मिली सूचनाओं का एक पैक है। यह जानकारी किसी भी तरह से हिंसा को नहीं उकसाती। एक जन को वो टारगेट आप करोगे तो वो सही मतलब सरासर गलत है। टूल किट को अकेले ने निकिता ने नहीं बनाया। टूल किट के साथ निकिता है, जुड़ी है, उसने रिसर्च वगैरह किया है, पर वो सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए फार्म लॉस के ऊपर, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। अब निकिता जैकब की तरफ से भले ही खुद को निर्दोष बताया गया, लेकिन सवालों के जवाब तो उन्हें देने ही होंगे। इससे वो बच नहीं सकती। टूल किट केस की जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकिता सबसे अहम किरदार है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। निकिता जैकब और शांतनु मुलुक से दिल्ली पुलिस ठीक से पूछताछ करना चाहती है और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस मामले की नई कड़ियां खुलने में देर लगेगी। दिल्ली पुलिस को जूम ऐप, ट्विटर और गूगल से भी जवाब का इंतजार है।
इन्हें वो सवाल भेजे गए जिनके जवाब टूल किट केस की जांच में बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि देश के खिलाफ ये संगठित और पूर्व नियोजित अपराध है जिसके सबूत मिल रहे हैं। पुलिस को 11 जनवरी की उस जूम मीटिंग की डिटेल्स का इंतजार है जिस मीटिंग में 26 जनवरी की हिंसा की स्क्रिप्ट बनाई गई थी। टूल किट में क्या क्या बातें रखनी है ये सब फाइनल किया गया था। इस जूम मीटिंग में खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और उसके कर्ता धर्ता मो धालीवाल के साथ निकिता जेकब और शांतनु जैसे लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने जूम ऐप से इस बात का जवाब मांगा है कि इस मीटिंग का एडमिन कौन था, मीटिंग का टाइम क्या था, मीटिंग कितनी देर तक चली थी, मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे और क्या इस मीटिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। अगर वीडियो रिकॉर्ड है तो यह पूरा वीडियो दिल्ली पुलिस ने मांगा है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से इस बात का जवाब मांगा है कि टूल किट डॉक्यूमेंट किन ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया। टूल किट शेयर करने वाले वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स कौन से थे, एक्सपोज होने के बाद टूल किट कौन कौन से ट्विटर अकाउंट से डिलीट किया गया, एक्सपोज होने के बाद ऐसे कितने ट्विटर अकाउंट्स थे जिन्हें डिलीट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने गूगल से भी जवाब मांगा है कि टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को सबसे पहले कौन सी ईमेल आईडी से अपलोड किया गया, कौन सी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कौन से लोग कर रहे थे, टूल किट के गूगल डॉक्यूमेंट तक किन लोगों की एक्सेस थी। अब हम भारत के किसान आंदोलन को देखकर खुशियां मना रहे पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे। कुछ समय पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तानी सरकार भारतीय किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान सरकार अपने ही देश के किसानों के खिलाफ खड़ी है। तो खबर यह है कि पाकिस्तान के पंजाब में किसानों ने भारतीय किसानों की तरह एक ट्रैक्टर रैली निकाली और इमरान सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तानी किसानों की नहीं है, बल्कि इन दिनों पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का लंबा दौर चल रहा है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान में रोजगार की बत्ती गुल है और महंगाई का मीटर चालू है। भारत के हर मामले में अपनी टांग अड़ाने के एक्सपर्ट पाकिस्तान में अब किसान अपनी मांगों पर अड़ गए और ट्रैक्टर लेकर इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर डट गए। ये तस्वीरें भारत की नहीं पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हजारों किसानों ने बढ़ती खाद, बिजली और डीजल की कीमतों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। पाकिस्तानी किसान नेताओं ने घोषणा की है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 31 मार्च को ट्रैक्टरों का रुख लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ कर देंगे। हमारे ज़रूरी टूलों का बिल 5 रुपए 35 पैसे किया जाए और तमाम किस्म के जो ऊपर टैक्स है उसे ख़त्म किया जाए। हमारी गंदम 2000 रुपए की जाए और हमारा डीजल की कीमत में आए दिन जो इजाफा किया जा रहा है उसे वापस लिया जाए और खादों की बढ़ती हुई कीमत को वापस लिया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने तो 31 मार्च को हम अपने ट्रैक्टरों का रुख लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ करेंगे। बीज महंगा, खाद महंगी और जो बिजली का रेट है वो 13 रुपए से बढ़ चुका है और हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि क्या सनत को मिल सकता है रिलीफ पैकेज, क्या किसानों को रिलीफ पैकेज नहीं मिल सकता जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसान पाकिस्तान का। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, वरना ये रैली ट्रैक्टरों की रैली इस्लामाबाद की तरफ आएगी। भारत के कृषि कानूनों पर बिन मांगे अपनी राय देने वाली इमरान सरकार की इस ट्रैक्टर रैली पर क्या राय? क्या इमरान खान पाकिस्तान के किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च पर भी वही राय रखते हैं जो वो भारत के किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर रखते आए हैं? क्योंकि अभी 10 फरवरी को ही जब इस्लामाबाद के सरकारी कर्मचारियों ने पाकिस्तानी संसद पर प्रदर्शन किया तो इमरान सरकार ने बदले में उन्हें आंसू गैस के इतने गोले दिए कि चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और इस धुएं से निकला इमरान के मंत्री शेख रशीद का ये बयान। 25% तनख्वाहों में इजाफा किया है, थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाई है, वो भी जरूरी होती है क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी।
असल मसला ये है कि 25% हमने सरकारी मुलाजमीन की 1 से लेके 19 ग्रेड की तनख्वाहों में इजाफा किया है, जो अरबों रुपए बनता है। इन तस्वीरों में पाकिस्तान की असली हालत बयां होती है। आवाम की आंखों में टीयर यानी आंसू और इमरान सरकार के पास टीयर गैस के गोले। आखिर पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? बहुत बढ़ी है, डबल डी ट्रिपल चौपल बढ़ी है। कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि उनमें ज्यादा महंगाई हुई है? हर चीज पे महंगाई, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके स्पेशली नाम लिया जाए। सब्जी में पे, गोश्त पे, दूध पे, हर चीज। अम्मा आप क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ी है इमरान खान की हुकूमत में? बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसको कम होनी चाहिए थोड़ा, ताकि गरीब आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। सब्जी तक महंगी है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी है, कुछ तो सस्ता करे ना ताकि आवाम का दिल जीते। हम भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा आए, लेकिन आवाम का दिल जीते बिना नहीं आ सकते। लेकिन 2.5 सालों में जो उनकी कारकर्दगी रही है वो महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा हुई है, कारकर्दगी तो सही है, महंगाई बहुत ज्यादा है। हम दोबारा लाना चाहते हैं इमरान खान साहब को, लेकिन ये है कि वो थोड़ा महंगाई कम करें ताकि आवाम का दिल जीत सके। यार हर चीज महंगी हुई है, आलू महंगा है, सब्जी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है। कौन चीज सस्ती है? दूध भी महंगा है। हाँ वो उनको बोलो क्रिकेट खेले जाके वो। अच्छा तो मसला महंगाई का है, लेकिन पाकिस्तान इतना महंगा क्यों हो गया है? अब हम क्या बताएं, इमरान खान खुद ही बता रहे हैं। महंगाई क्यों बढ़ती है, वजीर आजम ने वजह बता दी। जब डॉलर के मुनिस्बत रुपया गिरता है तो वो महंगाई बढ़नी होती है। तेल महंगा मतलब सारी ट्रांसपोर्ट महंगी, बिजली महंगी, आधी बिजली तेल से बनती है, आधी गैस बाहर से इंपोर्ट होती है वो महंगी, 70% दालें बाहर से आती है वो महंगी, बाहर से आता है घी महंगा, पेट्रोल की कीमत बढ़े फिर महंगी। हम इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट शुरू कर दें तो हमारा रुपया मजबूत होगा, महंगाई कम हो जाएगी। पाकिस्तान में चहुओर महंगाई का प्रकोप हावी है। फरवरी महीने में भी चीनी के दाम 15% बढ़ गए, सरसों का तेल 10% महंगा हो गया, फलों के दाम 5.5% बढ़ गए। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर महंगाई बढ़ने के ताजा आंकड़ों का दैनिक प्रसारण चल रहा है। महंगाई का पारा हाई, एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मजीद 0.81% इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 17 रुपए महंगा हुआ, अंडे फी दर्जन 6 रुपए महंगे हो गए, गंदम का 20 किलो आटे का थैला 24 रुपए महंगा हो गया, चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ, घी का 2.5 किलो का टिन 10 रुपए महंगा हो गया, जबकि चावल, दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर और खुश्क दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की अपनी आवाम महंगाई के दबाव में पिसी जा रही है, लेकिन इमरान एंड पार्टी इस बात की खुशी से फूली नहीं समा रही कि भारत में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ। जब किसी देश की सारी नीतियां नफरत और आतंकवाद का जहर स्वादानुसार मिलाकर बनाई जाती है, तो ऐसा ही नफरत का नतीजा देश को और आवाम को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश फ्रांस में एक बिल विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि इस बिल को फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है, जिसका विरोध कई इस्लामिक देश भी कर चुके हैं। फ्रांस की संसद में पास हो चुके इस बिल का आधिकारिक नाम है रीइंफोर्सिंग पब्लिक प्रिंसिपल बिल, जिसे एंटी सेपरेटिज्म यानी अलगाववाद विरोधी बिल भी कहा जा रहा है। ऐसा क्यों है यह हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप इस बिल में क्या प्रावधान है ये समझ लीजिए। ये बिल अगर कानून बन जाता है तो धार्मिक आधार पर सार्वजनिक अधिकारियों को डराने धमकाने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों में पढ़ाई नहीं करवाई जा सकेगी। इंटरनेट पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। एक से अधिक शादी और जबरदस्ती शादी पर रोक होगी। धार्मिक संस्थाओं को विदेशी चंदे को लेकर कड़े नियम लागू होंगे। बिल में कहीं भी इस्लाम या इस्लामिक शब्द का जिक्र नहीं है। बिल के प्रावधान सभी धर्मों पर लागू होंगे। इसके बावजूद इस बिल को इस्लाम विरोधी कहकर प्रचारित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ फ्रांस में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों खुद इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। ये बिल पूरी दुनिया में एक अलग तरह की पहल है, जिसके आलोचक भी हैं और समर्थक भी। सैमुअल पेटी गणतंत्र का एक चेहरा है। हमें आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ पर नकेल कसनी है ताकि लोग एक समुदाय के तौर पर रह सकें। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये बयान 16 अक्टूबर 2020 को चेचनिया में एक विद्रोही द्वारा पेरिस में एक टीचर की हत्या के बाद आया, जिन्होंने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून दिखाए थे।
वो हमें बांट नहीं सकते, वो यही चाहते हैं। हमें नागरिक के तौर पर एक साथ रहना है। इस घटना के बाद इस्लामिक कट्टरपंथ पर नकेल कसने के लिए एक बड़े कानून की मांग फ्रांस में उठी, जिसका मसौदा राष्ट्रपति मैक्रों 2 अक्टूबर 2020 को ही रख चुके थे। फ्रांस के मुसलमानों ने इसका ये मतलब निकाला है कि मस्जिदों में मदरसों को बंद करवा दिया जाएगा, मुस्लिम बच्चों को कुरान की शिक्षा पर पाबंदी लग जाएगी, अन्य देशों से मुस्लिम स्कॉलर और इमामों की एंट्री बैन हो जाएगी, उर्दू, अरबी और फारसी जैसी विदेशी भाषाओं की पढ़ाई पर नजर रखी जाएगी। फ्रांस में मस्जिदों और मुस्लिम संगठनों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर रोक लग जाएगी। इन बातों के आधार पर फ्रांस की आबादी में 9% की हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिम समुदाय को लग रहा है कि ये बिल उनके खिलाफ है, लेकिन फ्रांस की संसद के निचले सदन में ये बिल आराम से पास हो गया। इसके विरोध में 151 वोट पड़े, जबकि समर्थन में 347 वोट। हम अलगाववाद के खिलाफ एक कानून लाए हैं। हमने इसको परखा और इस पर विचार किया। ये कानून गणतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखेगा। ये उस समाज के खिलाफ है जिसमें बच्चों को स्कूल की बजाय सांस्कृतिक प्रथाएं सिखाई जाती हैं। इस बिल को राष्ट्रपति मैक्रों काफी वक्त से प्रमोट करते आए हैं। ये उनकी राजनीति का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, क्योंकि फ्रांस की राजनीति में पिछले कुछ सालों से इस्लाम सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। फ्रांस में करीब 60 लाख मुस्लिम हैं, जो कुल आबादी का करीब 9% है। फ्रांस में फिलहाल 2600 से ज्यादा मस्जिदें हैं, जिसमें से 70% मस्जिदों का निर्माण पिछले 15 सालों में हुआ है। फ्रांस में हर साल करीब 300 इमाम दुनिया भर के देशों से आते हैं, जो वहाँ मदरसों में पढ़ाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में पिछले 5 साल में इस्लामिक उग्रवाद या जिहादी गुटों से प्रभावित लोगों के हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। Ce à quoi nous devons nous attaquer. What we must fight is Islamist separatism. It's a conscious, theoretical, socio-political project. अब देखना होगा कि इस बिल से फ्रांस में धार्मिक कट्टरवाद को कितनी चोट पहुंचती है। फिलहाल तो इस बिल से फ्रांस के मुसलमानों के दिल पर काफी चोट पहुंची है। आज तक ब्यूरो। मैक्रों के अनुसार ये बिल कट्टरपंथ और अलगाववाद को रोकने के लिए ही लाए जा रहे हैं, लेकिन इस बिल का न सिर्फ फ्रांस के मुसलमान विरोध कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम देश फ्रांस से नाराज हो गए हैं और फ्रांस पर इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खिलाफ डर को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फ्रांस की सरकार को लगता है कि वो अपने संविधान की हिफाजत कर रही है, वो संविधान जिसकी बुनियाद 1789 की क्रांति में पड़ी थी, जिसके 3 आधार स्तंभ हैं, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। फ्रांस का कोई सरकारी धर्म नहीं है, क्योंकि ये एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसे फ्रांस में लाइसीते कहा जाता है। पिछले 2 सालों से राष्ट्रपति मैक्रों फ्रेंच इस्लाम को लाइसीते के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2004 में फ्रांस ने स्कूलों में बुर्का पहनने पर रोक लगा दी थी और ऐसा करने वाला फ्रांस शायद दुनिया का पहला देश था। फ्रांस में शिक्षक या मेयर्स जैसे सरकारी कर्मचारी ऐसा कोई प्रतीक अपने पास नहीं रख सकते जिससे उनकी धार्मिक पहचान मालूम चल सके। देश के 2 दिग्गज कारोबारी समूह ई कॉमर्स की जंग में आमने सामने आ गए हैं। बिग बास्केट में हिस्सेदारी खरीद कर टाटा ग्रुप ने रिलायंस के लिए कड़ी चुनौती पेश की है। व्हाट्सएप के सहारे ई कॉमर्स मार्केट में छाने को तैयार जियो के लिए व्हाट्सएप की घटती लोकप्रियता नई मुश्किल बन गई है। टाटा और रिलायंस ग्रुप के बीच कारोबारी मैदान में एक बार फिर आमने सामने की टक्कर होने वाली है। इस बार ई कॉमर्स मार्केट इन दोनों दिग्गज ग्रुप्स के बीच मुकाबले की वजह बनने वाला है। रिलायंस के जियो मार्ट के जवाब में टाटा ग्रुप ने ऑनलाइन किराना वेंचर बिग बास्केट में करीब 9,500 करोड़ रुपए में 68% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। टाटा की ये हिस्सेदारी बिग बास्केट को 13,500 करोड़ रुपए की कंपनी में तब्दील कर देगी। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत है। टाटा ग्रुप की योजना ऑनलाइन कारोबार के लिए एक सुपर ऐप लॉन्च करने की है, जिसमें बिग बास्केट के घरेलू सामान और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज को जोड़ा जाएगा। इससे टाटा को एक बड़ा यूजर बेस मिलेगा। इस सुपर ऐप में निवेश के लिए वॉलमार्ट से भी टाटा ग्रुप की चर्चा हुई है।
टाटा ग्रुप वॉलमार्ट से सुपर ऐप में $25 अरब निवेश लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। टाटा की रणनीति भारत के ई कॉमर्स बाजार में खुद को मजबूत करने की है। सुपर ऐप के जरिए टाटा ग्रुप फाइनेंशियल, ग्रोसरी समेत दूसरी कंज्यूमर फ्रेंडली सर्विसेज मुहैया कराएगा। इससे रिलायंस और अमेज़न समेत दूसरी दिग्गज ई कंपनियों को टक्कर मिलेगी। रिलायंस ई कॉमर्स में अभी तक केवल अमेज़न को ही चुनौती मान रहा था। उससे भी तैयारी के लिए जो दाव कंपनी ने चले थे वो भी उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले तो बिग बाजार के लिए फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदा अमेज़न की आपत्ति से अटका हुआ है। अब रिटेल के लिए जिस व्हाट्सएप पर कंपनी एतबार कर रही थी उसकी लोकप्रियता भी लगातार कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तो व्हाट्सएप की मुश्किलें बढ़ना तय है। सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी है उसने भी इस पे कॉग्निजेंस लिया है और इस पे काफी कुछ वर्क चल रहा है एंड दे फील कि इसके अंदर जो है रेगुलेशंस किया जाएगा और स्ट्रिक्चर्स दिए जाएंगे ताकि जो लोगों के पर्सनल डेटा हैं वो उसका वायलेशन ना हो सके और ये जो पर्सनल डेटा जो है यहाँ वहाँ जो है सर्कुलेट ना हो। जाहिर है कि अगर व्हाट्सएप कमजोर हुआ तो फिर टाटा का सुपर ऐप इसकी भरपाई कर सकता है। वैसे भी बिग बास्केट को खरीदकर टाटा ग्रुप ने जोरदार शुरुआत की है। बिग बास्केट भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स में से एक है। इस प्लेटफॉर्म पर 1000 कंपनियों के करीब 40,000 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बिग बास्केट ऐप को 60 लाख ग्राहक इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के करीब 26 शहरों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ है। बिग बास्केट पर रोजाना 1.5 लाख ऑर्डर आते हैं। वहीं 34 करोड़ एक्टिव यूजर्स के साथ व्हाट्सएप जियो मार्ट की सफलता की गारंटी दे रहा था, लेकिन अब भारत में उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी ने कंपनी को मुश्किल में डाल दिया है। कंपनी ने खुद ये कबूल किया है कि यूरोप के कानून उसे यूजर्स का डेटा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते हैं, जबकि भारत के कानून के तहत कंपनी भारतीयों के डेटा को इस्तेमाल करना अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर रही है। अभी हमारे देश में इंडिया में प्रॉपर तरीके से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए लॉज अभी नहीं है। हालांकि ये पेंडिंग है पार्लियामेंट में और जैसा मानना है जानकारों का कि इसमें बहुत जल्दी जो है इस पे कानून बनेगा और कानून बनने के बाद जो व्हाट्सएप जैसी कंपनीज हैं उनको इसमें जो है इनके प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा और तब जो है वो एक तरह से व्हाट्सएप जैसी कंपनीज रेगुलेट हो पाएंगी जो है इंडियन लॉज के द्वारा। हालिया सर्वे के मुताबिक 80% लोग व्हाट्सएप से टेलीग्राम और सिग्नल पर स्विच कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर जियो मार्ट के लिए टाटा ग्रुप से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के दौर में देश की अर्थव्यवस्था पर जो मंदी का ठप्पा लगा था वो अब हटने वाला है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश की विकास दर के पॉजिटिव जोन में आने का अनुमान जताया है। S&P ग्लोबल को भी अप्रैल से देश की अर्थव्यवस्था में जोरदार तेजी का भरोसा है। देश की अर्थव्यवस्था से कोरोना काल का असर तेजी से कम हो रहा है। 2020-21 की पहली 2 तिमाहियों में नेगेटिव ग्रोथ रेट के बाद तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर में विकास दर पॉजिटिव जोन में आने को तैयार है। रेटिंग एजेंसी ICRA के ताज़ा अनुमान के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 0.7% रह सकती है। ग्रोथ रेट के पॉजिटिव जोन में आने का मतलब होगा कि लॉकडाउन से शुरू हुई मंदी खत्म हो जाएगी। ICRA के मुताबिक निजी खपत और सरकारी खर्च से अर्थव्यवस्था को फायदा मिला है। ICRA का अनुमान है कि फॉर्मल इकोनॉमी कोरोना वायरस के संकट से उबर चुकी है। छोटे और कम फॉर्मल सेक्टर की कीमत पर उसकी सेहत में सुधार आ रहा है। उसके चलते इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में भी तेजी आ रही है। आज GST का कलेक्शन एवर हाईएस्ट हुआ है। ये सारे आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में जोश भर रही है। ये दिखाया जा रहा है कि नए जोश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था उभर रही है। काफी हद तक अगर देखा जाए तो सरकार ने यहाँ पर छोटे और मझोले जो उद्योग हैं उनके लिए काफी सब्सिडी यहाँ पर दी है और समय समय पर यहाँ पर जो डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से भी इकोनॉमी काफी हद तक अब पटरी पर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो पीछे जिन कंपनियों ने अपने रिजल्ट घोषित किए हैं उन कंपनियों के रिजल्ट काफी अच्छे रहे, पॉजिटिव रहे और उनमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और इस सेगमेंट को अगर देखें तो उसमें छोटे और मझोले उद्योगों की कंपनियों में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिली है। एक और दिग्गज एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अप्रैल से शुरू होने वाले नए कारोबारी साल में उभरने का दावा किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक कृषि क्षेत्र के लगातार अच्छे प्रदर्शन, कोरोना संक्रमण की कम होती रफ्तार और सरकारी खर्च में तेजी से अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है।
एजेंसी ने 2021-22 के बजट को भी खर्च बढ़ाकर इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने वाला बताया है। हालांकि S&P ने भारत में सभी को जल्द से जल्द टीका लगाने की सलाह दी है। इस बीच कोरोना के अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट्स भारत में मिलने से भी मुश्किल बढ़ी है। न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड जरूर काफी संक्रमण करते हुए नजर आई, लेकिन वो इतनी मारात्मक सा या घातक सी है, ये डाटा उभर के नहीं आया है। संक्रमण जरूर कर रहा है, लेकिन चाहे वो कितनी भी वेरिएंट कोविड हो, एक बहुत जरूरी सूचना है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि आप मास्क जरूर पहने। हालांकि टेस्टिंग के जानकारों का मानना है कि फिलहाल ऐसा कोई खास पैटर्न टेस्टिंग में देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जो टेस्टिंग के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें इस न्यू स्ट्रेन की वजह से किसी खास तरह का सिम्टम नहीं देखा गया और ना ही टेस्टिंग के दौरान कोई बदलाव सामने आया है। कोरोना के केसेस में भी किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। वायरस जब किसी के शरीर में ग्रो करता है तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वायरस की सेम कॉपी बने, और कई बार वायरस के जेनेटिक मटेरियल में डिफेक्ट आ जाता है, जिससे नया स्ट्रेन बनता है। इससे उम्मीद है कि नए वेरिएंट्स फैलने से पहले ही पकड़े जा सकेंगे, जिससे इन पर रोक लगेगी। कोरोना के मामले में जरा भी ढिलाई इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके सभी अनुमानों को गलत साबित कर सकती है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।